चलो देखो एक बार, लास्ट क्लास मेरे ख्याल में इनका डेफिनेशंस मैंने आपको समझा दिया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, डिक्रीजिंग किसको बोलेंगे। एक बार और देख लो आप इसको। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ऐसा सिचुएशन होता था जिसमें आप x में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे जो y का वैल्यू है आपका वो बढ़ता रहना चाहिए, या इस टाइप का भी हो सकता है कि x में बढ़ते जाओ और y का वैल्यू आपका बढ़ता रहेगा। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आता था जिसमें x में आप बढ़ते जाओ और y धीरे धीरे आपका कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा हो सकता था और ये ग्राफ आप सपोज करो कि ऐसा हो सकता था। ठीक है मेरे ख्याल में। फिर स्ट्रिक्टली के बाद में आता था सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें आप जब लेफ्ट से राइट ट्रेवल करोगे x में तो कहीं कहीं पर तो यू विल फाइंड कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ता जा रहा है, कहीं कहीं पर x विल रिमेन सेम एंड कहीं कहीं पर वापस से एज यू गो फॉरवर्ड इन x y आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इस टाइप की सिचुएशन को हम कहते थे इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट आता था डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे y का वैल्यू कम होने लगेगा। एक सर्टेन पोर्शन में ऐसा दिखेगा आपको कि x बढ़ रहा है लेकिन y आपका फिक्स है, और फिर आगे जाके वापस से ऐसा होगा कि x बढ़ता जाएगा और y जो है वो आपका कम होता जाएगा। डेफिनेशन मेरे ख्याल में समझ में आ गया आपको, एक बार फिर से अच्छे से देख लो आप। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि जैसे भी आप थोड़ा सा भी अगर x में आगे बढ़ते हो तो y आपका ऊपर जाना चाहिए, उसमें भी देख सकते हो इसमें भी देख सकते हो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है कि अगर थोड़ा सा भी x में आगे बढ़ोगे ना तो y आपका क्या होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। फिर सिंपली इंक्रीजिंग सिंपली डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि जैसे आप x में आगे बढ़ोगे या तो आपका y ऊपर चला जाएगा और या फिर आपका y फिक्स रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन को आप इंक्रीजिंग बोलोगे। और अगर आप x में आगे बढ़ते हो y आपका कम हो रहा है कभी कभी और कभी कभी y आपका फिक्स रह रहा है, तो इस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है मेरे ख्याल में। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, बट टू बी ऑनेस्ट डेफिनेशन हमारे बहुत काम का चीज नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि हर बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ तो नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, और ऐसा भी नेसेसरी नहीं कि हर बार आपको मानो कि क्वेश्चन के अंदर में ग्राफ दिखा के कुछ पूछा हुआ रहेगा। ग्राफ दिखा के अगर पूछता है तो वो तो आप ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन आराम से आंसर कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि ग्राफ आपको हर बार दिखाया नहीं जाएगा। मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि फंक्शन के नाम पे उसके ग्राफ के जगह पर आपको कोई एक घटिया सा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ लिखा रहेगा, और आपको इसको देख के कमेंट करना है कि ये वाला जो फंक्शन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है वो कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ये आपको जज कर आया बात समझ। अब फंक्शन का इक्वेशन देख के जज करने के लिए कि उसका ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग फॉर्मेट का होगा, डिक्रीजिंग फॉर्मेट का होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर्मेट का होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर्मेट का होगा, तो उसके लिए देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। तो पहले मैं आपको उस रूल्स का बैकग्राउंड भी थोड़ा समझाने का ट्राई करूंगा, और लास्ट में रूल्स का जो लिस्ट है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये सारा का सारा रूल है, इसको याद करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो अगला हेडिंग है हमारा, आप लोग भी लिख लो, कंडीशंस फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कंडीशंस फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब ये हेडिंग लिखने के बाद में ध्यान से देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आप अगर रिकॉल करोगे तो ग्राफ मेरे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए जैसा मैंने बना रखा है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उस फैक्ट को हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है ना, फैक्ट ये है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के ग्राफ पे जब कभी भी आप टेंजेंट बनाओगे ना तो उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ में जो बनने वाला एंगल है वो कोई ना कोई एक्यूट एंगल हो। ठीक है, एक टेंजेंट मैंने बना रखा है, मैं आपको कुछ और टेंजेंट जो है वो बना के दिखाता हूं, आप थोड़ा सा फील लीजिएगा इस चीज का। मान लीजिए कि एक टेंजेंट में इस पॉइंट पे बनाना चाहता हूं, तो टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। इसका आप एंगल देखो लेस देन 90 डिग्री। मान लो कि आपको इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है तो टेंजेंट आपका ऐसा होगा, इसका एंगल आप देखो लेस देन 90 डिग्री। इनफैक्ट इस पूरे ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो ना तो उसका एंगल आपको हमेशा क्या दिखाई देगा, बताओ, लेस देन 90 डिग्री। इस पे भी दिखाई देगा और इस पे भी दिखाई देगा। इसका आप देखो, ये वाला टेंजेंट इस पॉइंट पे बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है, एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। आप अगर इस पॉइंट पे भी टेंजेंट बनाते हो तो टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा, एंगल कितना रहेगा, लेस देन 90 डिग्री। आया बात समझ। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर में वी विल ऑलवेज सी कि ग्राफ के ऊपर में जो बनने वाला टेंजेंट है उस टेंजेंट का जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में एंगल है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो एंगल है जो लेस देन 90 डिग्री हो रहा है, ये कौन सा एंगल है? अगर आपको टेंजेंट नॉर्मल वाले पार्ट का नोट्स अगर अच्छे से याद है तो इस एंगल को हम लोग कहते थे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्या कहते थे बताओ? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अब अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन सपोज करो कि 90 डिग्री से कम हो, ध्यान से सोचना मैं क्या कह रहा हूं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर 90 डिग्री से कम हुआ तो उसका जो स्लोप का वैल्यू है
वो मेरे ख्याल में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब बोलो क्यों पॉजिटिव रहेगा, तो आपको याद होगा कि एक मैंने आपको tan थीटा का चार्ट लिखवाया था, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और डिटेल्स में भी जाना चाहता हूँ। सपोज करो कि ये वाला एंगल का वैल्यू थीटा है। अब थीटा एग्जैक्टली कितना है दैट तो आई डोंट नो, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री से तो कम ही है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में जो इस बेचारे का स्लोप होगा वो स्लोप कितना होगा, m इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। और थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम हुआ तो आप रिकॉल करो कि tan थीटा का आंसर क्या क्या हो सकता है। tan 0 डिग्री का आंसर 0 था, tan 30 डिग्री का आंसर 1/√3 था, tan 45 डिग्री का आंसर 1 था, tan 60 डिग्री का आंसर √3 था, और tan 90 डिग्री का आंसर एग्जैक्टली कितना था, नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का सिचुएशन है ना, तो ये थीटा कभी भी 90 डिग्री और टच नहीं करेगा, 90 डिग्री से हमेशा कम ही रहेगा। तो क्या हम यहाँ पर सेफली ये बोल सकते हैं कि इस वाले ग्राफ के ऊपर में जितना भी टेंजेंट बनेगा किसी भी पॉइंट पे, वो सारा टेंजेंट का जो स्लोप है वो पक्का पक्का कैसा रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है ही हर सिचुएशन में, आया बात समझ। यही चीज इसका सॉल्विंग का कंडीशन बनेगा, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, व्हेनेवर यू विल फेस ग्राफ ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एवरी टाइम यू विल फाइंड कि स्ट्रिक्टली फंक्शन के ग्राफ के ऊपर आप अगर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस विल ऑलवेज बी लेस देन 90 डिग्री। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इस टाइप के ग्राफ के ऊपर बनने वाले सारे टेंजेंट का स्लोप जो है वो परमानेंटली हो जाएगा हम लोग के लिए क्या, पॉजिटिव। स्लोप का वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब स्लोप निकालने का देखो टोटल 3 तरीके, 2 तरीका मान लो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और एक तरीका आता था कैलकुलस से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तरीका ये होता था कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा। फिर इस ब्लू वाले लाइन पर अगर आपको 2 पॉइंट पता हो तो इट वुड बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और कैलकुलस के एंगल से अगर आप देखोगे तो इस बेचारे का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, dy dx। और जिस किसी भी पॉइंट पर चाहिए वो वाला पॉइंट उठा के डाल दो इसमें। लेकिन यहां पर तो क्या है कि स्लोप इज ग्रेटर देन 0, ये तो जनरल प्रॉपर्टी हो गया कि हर एक जगह पर ही स्लोप शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का सिचुएशन होगा ना, तो वहां पर ऑलवेज वी विल फाइंड कि dy dx का आंसर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये इसका कंडीशन। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, ठीक है। एक बार फिर से आइडिया रिपीट करता हूं और बाकी पार्ट्स में थोड़ा जल्दी जल्दी काम करेंगे हम लोग, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग ये है कि ग्राफ जिस फंक्शन का ऐसा होगा कि जैसे जैसे x में इंक्रीज करोगे वैसे वैसे y इंक्रीज होता रहे। तो ग्राफ आपका जनरली 2 टाइप का हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है और एक ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब हमको एक कंडीशन ढूंढना है जिससे हम ये पता कर सके कि रैंडमली गिवन कोई भी फंक्शन को हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब बोलना है। तो उस कंडीशन को पता करने के लिए हमने ये ऑब्जर्व किया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले स्ट्रक्चर के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस इज ऑलवेज अ एंगल लेस देन 90 डिग्री। एंगल लेस देन 90 डिग्री होने के चक्कर में tan थीटा का जो आंसर है दैट आई एम प्रीटी श्योर कि हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब ये तो हो गया स्लोप का वैल्यू बाय द आइडिया ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन इस स्लोप के वैल्यू को तो हम कैलकुलस से भी एसोसिएट कर सकते हैं। इस टेंजेंट का स्लोप निकालने का एक दूसरा तरीका कैलकुलस में क्या होता था कि फंक्शन का आप निकालो dy dx और उसके अंदर में अपने मर्जी का पॉइंट डाल दो आप, आया बात समझ। तो अगर मैं dy dx का आंसर निकालूं, और भगवान के दया से ऐसा है कि हर एक पॉइंट पे ही dy dx का आंसर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इसीलिए याद रखना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन होगा dy dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी रैंडम फंक्शन अगर आपके पास में है y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, और उस फंक्शन को आप चाहते हैं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए, तो उसका dy dx का आंसर जो है वो हर सिचुएशन में क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में आप क्या नोटिस करेंगे, देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ तो इस कैटेगरी का होना चाहिए। इसके अंदर में यू विल एवरी टाइम फाइंड कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो वैल्यू है थीटा वो हो जाएगा आपका क्या, मोर देन 90 डिग्री। अब मोर देन 90 डिग्री पे यदि मैं बात करूं तो आप चाहे तो कॉपी खोल के एक बार देख लीजिए, वो चार्ट है लिखा हुआ, टेंजेंट नॉर्मल में जाइए। यहां पर तो स्लाइड्स मैंने नहीं रखा, ठीक है, मिला, पढ़ते जाओ एक बार। 120 डिग्री पे देखो आंसर कितना है, -√3 होगा। 120 के बाद में देखो 150 पे आंसर कितना है, -1/√3 होगा। 135 पे आंसर देखो कितना है, -1 होगा, ठीक है। और ऐसे कर करके 180 पे जाके शायद फिर से 0 हो जाता है। तो द पॉइंट इज कि 90 डिग्री से ज्यादा अगर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रखोगे तो tan थीटा का आंसर कैसा होता है, नेगेटिव। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं स्लोप का सोचूं तो m इक्वल्स टू क्या होता था, tan थीटा। और थीटा का आंसर अगर 90 से ज्यादा है तो इसका आने वाला जो भी आंसर रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। ये लेस देन 0 कह सकते हैं अपन। और इसी चीज का स्लोप निकालने का एक और आइडिया क्या हो सकता था कि dy dx निकालो और फिर इस कर्व के ऊपर का कोई भी पॉइंट उठा के उसमें डाल दो।
मैं तो देख रहा हूं कि हर एक पॉइंट पे ही जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो क्या रहेगा, मोर देन 90 डिग्री। तो हर एक पॉइंट पे ही बनने वाला जो टेंजेंट है उसका स्लोप कैसा रहना चाहिए, नेगेटिव। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि इस टाइप के फंक्शन के dy dx का आंसर हर एक पॉइंट पर ही कैसा होगा, लेस देन से। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। और यही आपके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या होगा, dy dx ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंडीशन क्या होगा, dy dx लेस देन 0। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके बाद में आ जाओ आप इस वाले सिचुएशन, ठीक है ना, जब आप देख रहे हो ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन में आप देखो कि इस पोर्शन में जहां पे एक्चुअली फंक्शन इंक्रीज हो रहा है वहां पर यू विल फाइंड कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला क्राइटेरिया ही फॉलो होगा। एवरी टाइम यू ड्रॉ टेंजेंट एंड यू विल फाइंड कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मोर देन या लेस देन 90 डिग्री। तो उस हिसाब से इन सारे का स्लोप कैसा होना चाहिए, m इक्वल्स टू tan थीटा, एंड सिंस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री देयरफॉर वी कैन से कि m का वैल्यू इसमें कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन कभी कभी बीच बीच में ऐसा सीन, ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब आपका फंक्शन कांस्टेंट जैसा हो जाएगा, इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब इट इज नॉट इंक्रीजिंग। तो इन सारे पॉइंट्स पर इफ यू ड्रॉ टेंजेंट तो यू विल फाइंड कि वो सारा टेंजेंट जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। आया बात समझ। जब जब फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा होगा ना, तो उन सारे पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो उसका स्लोप तो मोर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा आपका। लेकिन जब आपका फंक्शन मान लो कि इंक्रीजिंग सिचुएशन में नहीं है, वो कांस्टेंट जैसा हो गया कि वो चेंज ही नहीं हो रहा, तो इन सारे पॉइंट में से कहीं पर भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो सारा का सारा टेंजेंट x एक्सिस से क्या रहेगा, पैरेलल। और पैरेलल होने की वजह से एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस उसका स्लोप कैसा होता था, 0। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ अगर आप बना रहे हो तो उसमें आप देखोगे कि कभी कभार तो टेंजेंट का स्लोप होगा पॉजिटिव, और कभी कभी इन सारे पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ ही साथ क्या हो सकता है बताओ, 0 भी हो सकता है। तो इसीलिए सर नॉट थीटा 0, इसीलिए हम कहेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में जो dy dx हमारा आएगा, ठीक है ना, वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इट इज ओनली ग्रेटर देन 0, और इंक्रीजिंग में इट में भी ग्रेटर देन और इट में भी इक्वल टू 0। क्लियर मेरे ख्याल में। सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, देखो सॉरी ओनली डिक्रीजिंग में क्या होगा, देखो कि जब जब डिक्रीजिंग का सिचुएशन है तब तब यू विल फाइंड कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मोर देन 90 डिग्री, एंड उसके चक्कर में स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन फिर से इसमें भी बीच में एक ऐसा पोर्शन रहेगा जहां पर आपका फंक्शन विल बिकम अ कांस्टेंट फंक्शन, एंड हेंस एनी टेंजेंट ड्रॉन टू द फंक्शन एट दीज पॉइंट्स विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, और इन सारे टेंजेंट का स्लोप कैसा हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल इन जनरल हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इन डिक्रीजिंग फंक्शंस विल बी आइदर नेगेटिव और क्या हो सकता है बताओ, 0। देयरफॉर वी कैन से कि dy dx का आंसर कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द 4 क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि कोई भी फंक्शन को अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है तो dy dx मस्ट बी व्हाट, बोलो आप लोग भी बोलो थोड़ा जोर से और जल्दी जल्दी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है तो dy dx ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना है तो dy dx लेस देन 0, ओनली इंक्रीजिंग होना है तो dy dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ओनली डिक्रीजिंग होना है तो dy dx लेस देन इक्वल टू 0। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। इसके बाद में एक सिंपल सा नोट है, इसको थोड़ा याद रखेंगे कि एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कंडीशन क्या था बताओ, कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ओनली इंक्रीजिंग में कंडीशन क्या था, ग्रेटर देन 0 भी है वहां पे और इक्वल टू 0 भी है। इसीलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को आप चाहो तो इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन इंक्रीजिंग को घुमा के आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ ग्रेटर देन 0 ही चाहिए, ठीक। इस चीज को थोड़ा सा अपन दिमाग में याद रखने का ट्राई करेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम कभी कभार लिटरेचर में क्या बोल देंगे, इंक्रीजिंग, जरूरत के हिसाब से, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को हम क्या बोल देंगे, डिक्रीजिंग। लेकिन उल्टा नहीं बोल सकते कि कोई अगर इंक्रीजिंग है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते हो, और कोई अगर डिक्रीजिंग है तो उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कह सकते। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। नेक्स्ट देखो एक और सिचुएशन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई कर। मान लो कि एक ग्राफ है y इक्वल्स टू fx का, इक्वेशन मेरे को नहीं पता, इट मे बी एनीथिंग। मान लो कि y इक्वल्स टू fx दिया हुआ हमको फंक्शन का इक्वेशन, और इसके ग्राफ को वी आर ट्राइंग टू मॉनिटर बिटवीन a टू b, ठीक है ना। a से स्टार्ट करके x का वैल्यू b तक हम इसको मॉनिटर करना चाहते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो देयर आर 3 थिंग्स दैट वी कैन सी। अगर आप a से लेके c तक का बात करोगे ना, तो यू विल फाइंड कि ये जो है फंक्शन आपका वो कैसा दिख रहा है आपको, इंक्रीजिंग, और c से b तक अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन कैसा दिख रहा है आपको, डिक्रीजिंग। लेकिन अगर a से b तक देखोगे तो थोड़े में इंक्रीजिंग का बिहेवियर है और थोड़े में क्या है, डिक्रीजिंग का बिहेवियर। तो अगर मेरे को डिक्लेरेशन a से लेके c के लिए करना पड़े ना, तो आई विल से कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर मेरे को c से b तक का डिक्लेरेशन करना पड़े तो आई विल से कि इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मेरे से ए से लेके बी तक में कमेंट करवाना चाहेगा तो आई विल से कि इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अगर हमारे पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन वाले इंटरवल में सेम बिहेवियर फॉलो हो रहा है तो हम उस बिहेवियर को मान के चलते हैं। लेकिन अगर हमारे ऑब्जर्वेशन वाले इंटरवल के अंदर में दोनों बिहेवियर आ जाता है ना कि थोड़े पार्ट में इंक्रीजिंग भी है और थोड़े पार्ट में डिक्रीजिंग भी है, देन वी विल से कि इट इज ओवरऑल नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीज। क्लियर मेरे ख्याल में? तो इस चीज को पढ़ो। यहां पर देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि y इक्वल्स टू fx इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू a to c। y इक्वल्स टू f of x इज डिक्रीजिंग, हालांकि स्ट्रिक्टली वर्ड लगा सकते थे यहाँ पर ग्राफ के हिसाब से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू c to b, एंड y इक्वल्स टू fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू a to b। क्लियर मेरे ख्याल में? उसके अंदर इसके लिए भी कंडीशन है, क्राइटेरिया है। इसके लिए कंडीशन क्राइटेरिया क्या होगा देखो, जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा कि ओवरऑल पूरे एरिया में हमको यूनिफॉर्म बिहेवियर मिला dy by dx का कि वो परमानेंटली पॉजिटिव था। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या हुआ कि ओवरऑल यूनिफॉर्म बिहेवियर था, परमानेंटली वो नेगेटिव था। इस वाले में क्या होगा कि थोड़े हिस्से में ये पॉजिटिव होगा और थोड़े हिस्से में क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाना चाहते हो तो टेंजेंट ऐसा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस देन 90 डिग्री, और इस वाले पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट बनाना चाहता है तो टेंजेंट ऐसा और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मोर देन 90 डिग्री। क्लियर मेरे ख्याल में? ओके। उसके अंदर एक और फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, कभी कभार हम इससे भी डील करेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन का आपको याद होगा कि इक्वेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ग्राफ बेचारे का देखने में कैसा होता है, ऐसा। अब कांस्टेंट फंक्शन का लेकिन अगर आप dy dx करोगे, मान लो कि y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू k को मैं कोई एक वैल्यू दे देता हूं, लेट्स से y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 5, इसका dy dx कितना होगा बताओ? इसका dy dx परमानेंटली 0 होगा, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, एवरी टाइम इट इज व्हाट, 0। ठीक है, और ये चीज एक्सप्लेन भी करता है पूरे फेनोमेनन को कि अगर आपका मान लो कि कांस्टेंट फंक्शन से आप डील कर रहे हो तो फंक्शन का ग्राफ कुछ देखने में ऐसा होना चाहिए y इक्वल्स टू कांस्टेंट वाले का, और किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बना लेते हो इस सिचुएशन में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारा टेंजेंट क्या होगा अपने आप में पैरेलल टू x एक्सिस, तो हर एक टेंजेंट का ही स्लोप क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी हम थोड़ा सा याद रखेंगे कि इफ अ फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन तो उसका dy dx क्या हो जाएगा, 0, और किसी फंक्शन का dy dx अगर परमानेंटली 0 हो रहा है तो यू कैन क्लेम इज द फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर मेरे ख्याल में? अच्छा, इसके आगे इन सारे आइडियाज को अब रैप अप करेंगे थोड़ा सा एक चार्ट के थ्रू। देखो आप यहाँ पर अ फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू a, b, एक इंटरवल के अंदर में बात कर रहे हैं हम लोग, विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर आपका dy dx या f डैश x का वैल्यू क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर dy dx या f डैश x का वैल्यू क्या हो जाता है, लेस देन 0। इंक्रीजिंग अगर dy dx या f डैश x का वैल्यू क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग अगर dy dx या f डैश x का वैल्यू क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल टू 0। इसके अलावा दो पॉइंट और है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग अगर मान लो कि कुछ वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कुछ वैल्यूज के लिए लेस देन इक्वल टू 0। एक पॉइंट पर यहाँ पर मैं डलवाना भूल गया था, मैं लिख देता हूं उसको मैन्युअली 6 नंबर पे कि इट इज कांस्टेंट फंक्शन इफ dy dx इज परमानेंटली 0, बस 0 यार। उस केस में फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? अच्छा, एक बार और मेरे को आप रिवाइज कराओ कि हम क्वेश्चंस किसके बेसिस पर करने वाले हैं। SI का कंडीशन क्या होगा बताओ? SI स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या कंडीशन होगा बताओ? dy dx ग्रेटर देन 0। SD यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंडीशन क्या होगा, लेस देन 0। इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग का कंडीशन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का कंडीशन ग्रेटर लेस दोनों एक साथ हो रहा होगा, और कांस्टेंट के लिए कंडीशन dy dx इक्वल टू 0। क्लियर मेरे ख्याल में? ओके। अगला एक चीज और है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमारे पास में दो ही कैटेगरी का सवाल आ सकता है, कैटेगरी को थोड़ा ध्यान से समझ। पहला कैटेगरी हो सकता है आपके पास में कि फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, इंटरवल भी आपको दिया हुआ रहेगा, और आपको ये प्रूव करना है कि आपका फंक्शन ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और या फिर इंक्रीजिंग है, और या फिर डिक्रीजिंग। ये आपका पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। और दूसरा कैटेगरी हो सकता है कि फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि ऐसा इंटरवल बताओ जिसके अंदर में मानो कि इसका बिहेवियर SI, SD, I या D के कैटेगरी में है। क्लियर? तो आज हम मेन फोकस ये फर्स्ट वाले टाइप पे ही करें, ठीक। नेक्स्ट आता है देखो हाउ टू अप्रोच फॉर क्वेश्चंस ऑफ टाइप 1, कि टाइप 1 का अगर कोई सवाल है, और टाइप 1 जब मैं कहता हूं तो आपके पास में क्या क्या रहेगा वो सोच लो। फंक्शन रहेगा, इंटरवल भी आपको पहले से पता रहेगा x का वैल्यूज, बस आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन आपका SI है, SD है, I है या D। अब इसको करने के लिए तरीका क्या होता है देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है बताओ, dy dx निकालना।
dy/dx जो आप निकालोगे ना, कभी कभार तो वो बहुत सुंदर आएगा, ठीक है, और कभी कभार वो बहुत ही बदसूरत सा आएगा। आपका काम ये है कि dy/dx का जो भी आंसर आ रखा है उसको आप करिए सिंप्लीफाई। क्या करिए बताइए? सिंप्लीफाई। कितना सिंप्लीफाई करिए, कैसे सिंप्लीफाई करिए? तो इतना सिंप्लीफाई करिए, ऐसे सिंप्लीफाई करिए कि एक अंधे आदमी को भी पता चल जाए कि उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, रैंडमली, ठीक है। फिर से मैं कह देता हूं, देखो dy/dx निकालना है आपको, और dy/dx के आंसर को आपको सिंप्लीफाई करना है। कितना सिंप्लीफाई करना है? इतना सिंप्लीफाई करना है कि उसको देखते ही इट शुड बी वेरी एविडेंट कि उसका वैल्यू क्या रहेगा, बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि उस पॉजिटिव नेगेटिव से ही एक्चुअली डिसाइड होगा कि फंक्शन का कैटेगरी क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ पॉजिटिव है तो क्या बोलोगे? SI। सिर्फ नेगेटिव है तो क्या बोलोगे? SD। पॉजिटिव प्लस 0 दोनों है तो क्या बोलोगे? I। और पॉजिटिव नेगेटिव और 0 दोनों है तो क्या बोलोगे? D। क्लियर मेरे ख्याल में? चलिए सवाल कर, पढ़िए इस क्वेश्चन को, लिखिए हियर y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू ax प्लस b, ठीक है। पहला सब क्या था आपका? dy/dx निकालो, तो निकालो dy/dx। dy/dx इज इक्वल्स टू क्या? f' इज इक्वल्स टू कितना? e। और a के बारे में देखो क्वेश्चन में क्या कमेंट किया, ग्रेटर देन से। तो आप क्या बोल सकते हो कि देयरफॉर dy/dx ग्रेटर देन 0 एंड देयरफॉर dy/dx का बिहेवियर देख के कमेंट किस पे करोगे आप? फंक्शन। तो देयरफॉर हम बोलेंगे कि y इक्वल्स टू f(x) इज इक्वल्स टू ax प्लस b इज कौन सा टाइप का फंक्शन? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। चलेगा मेरे ख्याल में? चले आगे। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या करोगे बताओ? y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू क्या? 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। तो dy/dx का आंसर क्या होगा सोचो? दिस इज इक्वल्स टू f' ऑफ x इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में -2 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। अब यहां 2 मिनट बोर्ड पर देखो और थोड़ा सोचो। इसका अगर मैं एक साइन चार्ट बनाना चाहूं इससे एसोसिएटेड, मैं शायद ऐसा बनाऊंगा कि माइनस साइन विल ऑलवेज बी नेगेटिव, 2 इटसेल्फ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और जो एक्स स्क्वायर है उसमें चाहे आप जो भी एक्स डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली नेगेटिव इंटू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि dy/dx का जो भी आंसर आ रखा है उसमें एक्स की जगह पर कुछ भी बिठा लो, फर्क नहीं पड़ता, dy/dx का जो आंसर फाइनली निकलेगा वो कैसा निकलेगा? नेगेटिव। तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर dy/dx इज लेस देन 0 एंड देयरफॉर y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू 2/x प्लस 5 इज व्हाट? SD, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डन मेरे ख्याल में? किसको दिखाना कुछ नहीं है, लिख के छोड़ दो, कॉमन सेंस है ना, कुछ भी एक्स डालो तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, ओवरऑल आंसर नेगेटिव ही होगा। अच्छा इसको ट्राई करो, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू e टू द पावर ट्वाइस x। सो dy/dx का आंसर क्या होगा? e पावर ट्वाइस x इंटू 2, ये एक तरीके से कह सकते हो 2 इंटू e टू द पावर ट्वाइस x, ठीक है। अब एक साइड में कहीं पर ये एक नोट लिखना, आप पहले समझ लो फिर कॉपी कर ले। e पावर x का जो सिचुएशन है ना, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन, ठीक है। खतरनाक क्यों है? देखो इस सिचुएशन में x के जगह पर आप कुछ भी बिठा लो, बड़ा से बड़ा नंबर, छोटा से छोटा नंबर, इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। थोड़ा इस पे बहस करके देखते हैं। आप देखो, बताओ कुछ नंबर्स बताओ। आपका जॉब है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि एक ऐसा एक्स बताना है आपको जिससे इसका आंसर नेगेटिव हो जाए। -7, -10, मुझे पता है कि नहीं हो सकता, बट फिर भी कभी कभार लगता है ना कि ऐसे सर कैसे बोल सकते हैं। मान लो कि मैं -10 डाल देता हूं परिधि के कहने पे, तो 1/e पावर क्या हो जाएगा? 10। अब e पावर 10 को सॉल्व करने पे तो कुछ पॉजिटिव आंसर आएगा, और 1 डिवाइडेड बाई कुछ भी आंसर है, छोटा होगा नो डाउट, लेकिन होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। आ रहा है समझ? आप इसको पूरा सॉल्व करो, e पावर -10 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/e पावर 10, और सॉल्व करने के बाद में मतलब लास्ट में जो भी कुछ आएगा, मेरा कहना है कि वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर भी पक्का पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पक्का पॉजिटिव। आप और भी बड़ा से बड़ा नंबर ट्राई कर सकते हो, 10 ही क्यों, आप मान लो कि यहाँ पर 100 ट्राई कर लो,
तो भी यही सिचुएशन रहेगा, 1000 ट्राई कर लो तो भी यही सिचुएशन रहेगा। तो ये एक फैक्ट है जो आपको आज के बाद में याद रखना है कि व्हेनेवर यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो ये x के हर वैल्यू के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी इनफैक्ट जीरो को भी टच नहीं करेगा। आया बात समझ? अब ऐसा x भी मेरे को नहीं बता पाएंगे कि इसका वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो ये हर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। लिखो नोट को, एनी एक्सप्रेशन of the form a power x, जनरलाइज कर रहा हूं इसको, a power x will always be positive, for all values of x, will always be positive for all values of x। ये एक फैक्ट की तरह हम ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है। अब आप इस पे आ जाओ थोड़ा सा कि dy dx का आपका जो आंसर आया है यहाँ पे वो क्या होगा, सोचो। dy dx इज इक्वल्स टू, यहीं पर एनालाइज कर लेते हैं, 2 अपने आप में क्या रहेगा, पॉजिटिव। और ये स्ट्रक्चर का खास बात ये है कि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। सो ऑल टुगेदर वी कैन से कि इट इज पॉजिटिव। और यहाँ पर वी कैन राइट एज कि dy dx इज ग्रेटर देन 0। इनफैक्ट ये इक्वल टू 0 को टच भी नहीं करेगा। एंड देयरफॉर y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू e टू द पावर ट्वाइस x इज क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, इज। चले आगे यहां से, इसको ट्राई करो। इसमें देखो y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आपको, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18। यहां से dy dx क्या हो जाएगा, सोचो। dy dx इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस मेरे ख्याल में कितना, 50। ठीक है। अब एक बार पेन छोड़ो, ध्यान से देखो। अभी तक के सारे क्वेश्चन में क्या हुआ कि द मोमेंट यू कंप्लीटेड dy dx, इमीडिएटली वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि dy dx से आने वाला एक्सप्रेशन अल्टीमेटली हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। इस बार ऐसा कह सकते हो क्या, सोचो। अभी तक मैं तो सब में कह पा रहे थे, शायद इस वाले में बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। देखना ध्यान से फिर। अब इसके अंदर में ही जो है वो हमारा स्टेप 2 काम में आएगा। देखो यहाँ पे dy dx फाइंड करो, फिर ऐसे सिंप्लीफाई करो कि क्लियरली एविडेंट हो कि dy dx का आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब यहां पर सोचो कर क्या सकते हो। तो वापस आई विल टीच समथिंग, ध्यान से देखना एक बार। पहले तो शायद 3 कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने पे अंदर क्या बचेगा बताओ, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 चलेगा मेरे ख्याल में। अब यहां से एक तो मिडिल टर्म का दिमाग आ सकता है आपका, बट मिडिल टर्म करना नहीं होता, ठीक है। अब वापस से कुछ नया सिखाने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाऊंगा, वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए। सपोज करो कि ऐसे रैंडमली कुछ भी एक एक्सप्रेशन बताओ मेरे को, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस लेट से 10x और प्लस लेट से 3, ऐसे रैंडम, ठीक है। इसको मेरे को ना लेकिन होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखने का मन, किस में लिखना है बताओ, होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना। तो होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, देखो एक्स स्क्वायर में से आपको लेना होता है x, ये एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, ठीक है। फिर जो x वाला टर्म है ना, उसका जो भी साइन है उसको आप कॉपी करिए प्लस। x वाले टर्म में x को तो इग्नोर मार दीजिए, उसको देखना ही नहीं है। और जो भी नंबर है यहाँ पे उसका आधा लेना है आप। तो यहाँ यदि 10 है तो क्या लेंगे आप, 5। इसको समेटिए, होल स्क्वायर लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी नंबर है यहाँ पे आपको माइनस करना है उसका स्क्वायर, ठीक है। और जो भी नंबर यहाँ ऊपर था उसको आपको कैरी ओवर करना है +3। सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस आई थिंक 25 + 3 कितना हो जाएगा, 22। एक बार मन में इसको एक्सपैंड करके सोचो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 22
प्लस 25 माइनस 22 मिला के फिर से क्या हो जाएगा +3। तो अगेन यू विल बी कमिंग बैक टू दिस सिचुएशन। देखो समझ आया कि नहीं? ठीक है, ये तरीका हम बहुत बार बहुत जगह पे यूज करें, यहाँ पे तो यूज करेंगे, फिर मैक्सिमम मिनिमम भी कहीं कहीं यूज होगा, और मोस्टली इसका यूज इंटीग्रेशन में होगा। ठीक है, तो ये तरीका आपको समझ में आना बहुत जरूरी। मैं और एक दो एग्जांपल लेके दिखाता हूं, अब ध्यान से सुन लो। एक्स स्क्वायर में से आपको क्या लेना है बताओ? एक्स। जो एक्स वाला टर्म है आपके मेन एक्सप्रेशन का, उसमें एक्स को इग्नोर मार दो, नंबर को देखो आप। नंबर क्या है आपका 10, और 10 रहे चाहे कुछ भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका हाफ लेना है आपको। तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा हम लोग के लिए? 5। फिर अगर x का साइन प्लस था तो यहां पर भी प्लस, और अगर x का साइन माइनस होता तो यहां पर भी आप क्या लेते? माइनस। और इसके प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, बाहर वाला हमेशा माइनस रहेगा। ठीक है, और बाहर वाला माइनस के बाद में क्या लिखना है? तो जो भी नंबर है आपका उसका स्क्वायर लिखना है आपको। तो यहां पर नंबर क्या है आपका? 5, उसका स्क्वायर कितना होगा? 5 स्क्वायर, और प्लस रहे माइनस रहे फर्क नहीं पड़ता, दिस इज ऑलवेज माइनस। और फिर ऊपर जो भी एक्स्ट्रा नंबर था ना आपका, उसको कैरी ऑन करना। ठीक है, सपोज करो एक और एग्जांपल लेता हूं, आप लोग बताने का ट्राई करना। लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस मान लो कि 12x और +4 लिखा हो, इसका होल स्क्वायर फॉर्मेट क्या होगा सोचो, सब लोग हेल्प करना। x 12 का आधा माइनस x का स्क्वायर। मैं फिर रिपीट करूंगा, यहां प्लस रहे या माइनस रहे दैट विल डिपेंड कि ऊपर क्या था, लेकिन बाहर आपको हमेशा क्या करना है? माइनस। तो यहां पर भी आप करेंगे -x का स्क्वायर +4, तो x माइनस x का होल स्क्वायर -36 +4 कितना हो जाएगा? -30। ये आपका फॉर्मेट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोबारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, मैं आता हूं, मान लो कि मैं आपका बात मान 5x स्क्वायर, कन्वीनियंट रखने के लिए अंदर भी मल्टीपल ही ले रहा हूं एक बार, +20x और प्लस मान लो कि 45 लिखा हो, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर कोफिशिएंट में एक्स स्क्वायर के कोई नंबर है ना, तो पहला जॉब है कि उसको बाहर ले लो, 5 कॉमन, क्या बचेगा बताओ? +9 चलेगा। अब आप इस पे वो रूल अप्लाई कर सकते हो जो मैंने सिखाया आपको, क्या हो जाएगा बताओ? x + 2 का होल स्क्वायर -2 स्क्वायर +9। सॉल्व करने पे कितना आएगा? 5 टाइम्स ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर -4 + 9 कितना आ जाएगा? 5 को अंदर ले चलो, तो 5 टाइम्स ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर +25। ये आपका एक्सप्रेशन। अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कोई नंबर है तो पहले उसको थोड़ी देर के लिए कॉमन ले लो, फिर आप ये प्रोसेस करो। ठीक है, एक आखिरी देखते हैं, मान लो कि ऐसा कुछ है एक्स स्क्वायर + 3x + 21 होल स्क्वायर करना है, क्या होगा बताओ? अब 3 तो इवन नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? x + 3/2, कोई इशू नहीं, प्रोसेस विल बी स्टिल सेम, का होल स्क्वायर। यहां प्लस से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर क्या करोगे? -3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या रहेगा? 21। सॉल्व करने पे x + 3/2 का होल स्क्वायर -8 विल बी 9/4 + 21। नाउ 21 × 4 84 शायद, और 84 - 9 कितना हो जाएगा? 75। तो आपका आंसर हो जाएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर -75/4। ये आपका आंसर। क्लियर मेरे ख्याल में? इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलो देखो एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड कराता हूं कि हाउ टू अप्रोच आपका क्या था। पहले आपको क्या फाइंड करना रहता था बताओ? dy/dx के बाद क्या करना रहता था कि इस तरीके से सिंप्लीफाई करो कि फटाफट देख के हम कमेंट कर सके कि परमानेंटली पॉजिटिव या परमानेंटली नेगेटिव। अब वो करने का जो प्रोसेस है उसमें आपको एक नया आइडिया सिखाया मैंने, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहां से देख के तो एविडेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इस पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा देते तो सोचो क्या होगा, बताओ एक बार। दिस इज इक्वल्स टू 3 × क्या? x - 2 का होल स्क्वायर माइनस मेरे ख्याल में 2 का स्क्वायर 4 + 5। सॉल्व करने पे दिस विल बिकम 3 × x - 2 का होल स्क्वायर, इसमें से क्या बचेगा? +1 × 3 करोगे तो +3। अब आप देख सकते हैं कि इसको देख के कमेंट करना तो मुश्किल था, लेकिन इसको देख के बहुत सिंपल है कि ये परमानेंटली पॉजिटिव होगा। सोच के देखो, कोई भी x का वैल्यू बिठाओगे तो होल स्क्वायर करने के बाद में वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव नंबर में फर्दर आप 3 ऐड कर रहे हो तो वैल्यू और फर्दर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहां से इट इज वेरी एविडेंट कि कुछ भी x डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इसका वैल्यू पॉजिटिव मतलब dy/dx का वैल्यू पॉजिटिव, और dy/dx का वैल्यू पॉजिटिव तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका? स्ट्रिक्ट इंक्रीज। ठीक है, नीचे लिखो हेंस
dy dx ग्रेटर देन 0, देयरफॉर y इक्वल्स टू fx, क्या बोलोगे बताओ, इज si, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ठीक है मेरे ख्याल में, पढ़ो इसको और करो। y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, dy dx क्या हो जाएगा, dy dx इज इक्वल्स टू f डैश x इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 3 कॉमन लेते हो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1, और इस बार शायद कंप्लीटिंग स्क्वायर तक भी जाने का जरूरत नहीं है हमको, ये देखते ही सीधा a माइनस बी का होल स्क्वायर ही हो रहा है, सोचो। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा पिछले बार क्या था कि क्या हो रहा था, +3 था, इस बार लेकिन +3 जैसा कोई सिचुएशन है नहीं। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू कैसा होगा आपके हिसाब से, ग्रेटर देन होगा मोस्टली, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन है जहां ये इक्वल टू 0 को टच कर लेगा 1 पे, अगर 1 डालते हो x के जगह पर तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और एक बार भी अगर टच किया तो हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा फिर ओनली इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इन बुक के हिसाब से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि वो तो असली वाला थ्योरी फॉलो कर रहा। ठीक है, क्योंकि सोच के देखो फिर एक ही पॉइंट पे हो रहा है ना, इसीलिए बुक के हिसाब से इट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमारे हिसाब से इट विल बी इंक्रीजिंग, तो हम तो इंक्रीजिंग ही मान के चलेंगे। ठीक है, लिखो देयरफॉर dy dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू fx is I, y equals to fx is I, only increasing। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द स्टेटेड वैल्यूज ऑफ x। ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, मतलब इक्वल टू 1 के लिए कमेंट करना। ठीक है, आओ बात करें, y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू क्या दिया हुआ बताओ, x प्लस 1/x, पहले dy dx निकालो, dy dx इज इक्वल्स टू f डैश x इज इक्वल्स टू क्या 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप थोड़ा सोच के बताओ मेरे को कि आपके हिसाब से क्या होगा, परमानेंटली पॉजिटिव परमानेंटली नेगेटिव क्या, मेरे ख्याल में तो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं हो सकता। मतलब थोड़ा सा तो ऐसा लग रहा है ना कि इसे फटाक से एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है हम लोग के लिए, तो वापस से आपको यहां से क्या कोई टाइप का सिंप्लीफिकेशन करना होगा। अभी सिंप्लीफिकेशन सुनो ध्यान से, ज्यादा मुश्किल नहीं है, 1-2 स्टेप का ही है। सिंप्लीफिकेशन आप यहां से क्या कर सकते हो, देखो आप एलसीएम ले लो और लेके आप देखो कि क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्दर इसको भी आप आराम से फैक्टराइज कर दो और सोचो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या, एक्स स्क्वायर। देखो यहां तक, देखो फिर से एक बार बोलता हूं, हाँ फिर उसके बाद मैं इस पे भी कमेंट करूंगा। फंक्शन मेरा ये है, x का वैल्यूज मेरे को ये वाला लेने के लिए प्रोवोक किया गया है कि इस टाइप के x के लिए मेरे को कमेंट करना है, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, ये मुझे पता करना है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स है कि आपका y आ गया आपके पास में, आप dy dx निकालो, x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो कि इस चीज को ना ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कि एक अंधे इंसान को भी साफ साफ दिखाई दे कि यहां से आगे ये चीज परमानेंटली पॉजिटिव या ये चीज परमानेंटली नेगेटिव। अब वही हम करने का कोशिश कर रहे हैं, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए कि जो आपका dy dx आया है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अब आराम से एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम लेने के बाद आप आराम से फैक्टराइज कर लो। अब आप एक बात समझो कि आपका जो x का आंसर है वो हमेशा कैसा रहेगा बताओ, बोलो जोर से बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में आप सपोज करो कि एक बार ग्रेटर देन 1 का कोई भी वैल्यू सोचो, 5 ले लो, चलो तो 5 माइनस 1 क्या होगा 4 पॉजिटिव नंबर, 5 प्लस 1 क्या होगा 6 पॉजिटिव नंबर, और 5 का स्क्वायर 25 वो भी पॉजिटिव नंबर, सब लोग पॉजिटिव, तो पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसा होगा पॉजिटिव। इक्वल टू 1 ले लो एक बार, क्या होगा बताओ 0 हो जाएगा।
तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं बताओ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो रहा है, लेकिन इक्वालिटी सिर्फ एक जगह पे आ रहा है। तो एक्चुअल थ्योरी के हिसाब से इसको क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन हम तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, सिर्फ इंक्रीजिंग। लिखो, हाँ लिखो, हियर dy dx greater than equal to 0, therefore y is equals to fx is equals to x plus 1 by x is I। डन मेरे ख्याल में। इसको देखो, 7 नंबर को हम थोड़ा बाद में करेंगे, 7 नंबर को स्किप कर रहे हैं एक बार, 8 नंबर को देखो। अच्छा देखो यहाँ पे करते हैं एक बार, इस बार हमको शो करना है कि ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वे में बिहेव करेगा फॉर द इंटरवल 0 to 3। ठीक है, तो स्टेप सेम ही है, पहले आप dy dx निकालिए, y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, dy dx क्या होगा बताइए, dy dx इक्वल्स टू f डैश x इक्वल्स टू आई थिंक 2x माइनस 3। ठीक है, अब आप कंक्लूजन वाले चार्ट को अगर आप ढंग से याद करोगे तो उस चार्ट में ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि गिवन इंटरवल के अंदर अगर आपका dy dx दोनों बिहेवियर शो करता, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एक साथ, इसी इंटरवल के कुछ पॉइंट्स पे वो पॉजिटिव हो जाए और कुछ पॉइंट्स पे वो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में ओवरऑल आपका डिक्लेरेशन क्या होगा कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब आप देखो यहाँ पे जैसे ये 0 कहाँ पे हो रहा है, या मैं एक काम करता हूँ, साइन चार्ट तो हम बनाना जानते हैं वेवी कर्व मेथड के हिसाब से। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज का साइन चार्ट थोड़ा बनाते हैं, ध्यान से सोचना। ये वाला एक्सप्रेशन 0 कहां पे अटेन करेगा, 3/2 पे। ठीक है ना, देखना यहां पे, और हमको कमेंट कहां से कहां तक के लिए करना है, 0 से 3 तक। तो हम 0 से 3 तक के इंटरवल पे ही फोकस करेंगे, 0 से लेके 3 तक। ये बेचारा खुद 0 कहां पे बनेगा, 3/2 पे। तो 3/2 का मतलब 1.5 वो हो गया इसके बीच में 1.5। आया बात समझ। अब आप 1.5 की इधर का एक पॉइंट लो, एक बार कोई भी रैंडम 1 उठा के इसमें डालो, क्या आंसर आएगा सोचो। 2 माइनस 3 कितना आ रहा है, -1। मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 1.5 के बीच में इट विल बिहेव नेगेटिव। ठीक है मेरे ख्याल में। और 1.5 से 3 के बीच का एक पॉइंट उठाओ, फिर से 2 उठा लो, पटको इसमें, 2 2 4, 4 माइनस 3 का आंसर 1। तो उस वाले इंटरवल में ये कैसे बिहेव कर रहा है, पॉजिटिवली। लेकिन 0 से लेके 3 तक में अगर आप पूरा बिहेवियर इसका देखो तो आधे पार्ट में ये नेगेटिव है और आधे पार्ट में ये क्या है, पॉजिटिव। जिस पार्ट में ये नेगेटिव है उस पार्ट में इट वुड बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और जिस पार्ट में ये पॉजिटिव है उस पार्ट में इट वुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन ओवरऑल पूरे 0 से 3 में इट विल बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आया बात समझ। नीचे लिखूं, 0 और 3 आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट दिया हुआ है, तो 0 और 3 पे कमेंट करना ही नहीं है आपको, उसको आपको इंक्लूड ही नहीं करना, आपको बीच के वैल्यूज पे कमेंट करना। ठीक है, लिखो क्लियरली, ये साइन चार्ट साइड में बना देना। हाँ, और साइन चार्ट के बेसिस पे ही हम कमेंट कर। लिखो क्लियरली, द फंक्शन विल बी नाइदर इंक्रीजिंग nor decreasing for x belongs to open interval 0,3 for x belongs to open interval 0,3। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।